हेलो एंड वेलकम टू लर्न विथ हेमास क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री सब्जेक्ट, उसका लेसन नंबर 12 प्रोग्रेशन ऑफ द एम्पायर। तो बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह ने मराठास ने ऑल ओवर इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, सभी जगह पे ऑल ओवर इंडिया अपना कंट्रोल जो है इस्टेब्लिश कर लिया था। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो मराठा पावर को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ सरदार्स जो थे, जो मराठा रूल में थे, तो कौन कौन सरदार थे और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, कितने वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस उन्होंने दिए हैं इस मराठा एम्पायर को बिल्डअप करने के लिए। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सरदार्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी हमेशा से आपसे रही है कि प्लीज, यदि आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर है तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ सब्सक्राइबर। एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें भी इसकी जरूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टैंजा में मैंने आपको बता ही दिया है क्या है फर्स्ट पैराग्राफ में, कि पिछले चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से स्वराज फाउंडेशन से लेकर उसके इस्टेब्लिशमेंट तक मराठास ने बहुत ही ब्रेवरी, बहादुरी दिखाई और एंटायर इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, एंटायर इंडिया में अपना पावर इस्टेब्लिश कर लिया। तो अब बढ़ते हैं द होलकर्स ऑफ इंदौर की तरफ। द होलकर्स ऑफ इंदौर। तो अगर हम होलकर्स ऑफ इंदौर की बात करें तो इसके जो मेन लीडर है, होलकर्स है, वो है मल्हार राव होलकर। इन्होंने अपना रूल जो है, होलकर रूल जो है, इंदौर में इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने मराठा स्टेट के लिए काफी लंबे समय तक सर्व किया, यानी मराठा स्टेट के लिए काफी लंबे समय तक काम किया। उन्हें गुरिल्ला वॉरफेयर, जो गुरिल्ला टेक्टिक्स है, जो फाइट करने की पहाड़ी इलाकों में, वो बहुत अच्छे तरीके से आता था। और उन्होंने अपना वेलर प्रूव किया था, स्पेशली नॉर्थ के जो कैंपेन्स थे, जब मराठास नॉर्थ में जा रहे थे दिल्ली को आइदर प्रोटेक्ट करने के लिए या कोई एरियाज कैप्चर करने के लिए, तो बाजीराव वन एंड नाना साहेब पेशवा के साथ में ये होलकर्स जो थे वो उनके साथ में पूरी तरीके से थे, नॉर्थ में कैंपेन को अपने अंडर में करने के लिए मराठास के। पेशवा माधवराव के लिए बहुत बड़े हेल्प साबित हुए थे मराठा प्रेस्टीज को नॉर्थ में वापस से रिवाइव करने के लिए, स्पेशली डिफीट ऑफ पानीपत के बाद। पानीपत में बहुत बड़ी लड़ाई जो हम हार गए थे मराठास, और उस डिफीट के बाद में वापस से अपना मराठा प्रेस्टीज रिवाइव करने के लिए उन्होंने पेशवा माधवराव को भरपूर सपोर्ट किया था। पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर खंडेराव होलकर की वाइफ थी। खंडेराव होलकर मल्हार राव के बेटे थे, लेकिन खंडेराव होलकर की डेथ हो गई थी इन द बैटल ऑफ कुम्हेरी। ये आपको फिलअप के लिए पूछ सकते हैं, खंडेराव डाइड इन द बैटल ऑफ कुम्हेरी। और उसके कुछ दिनों बाद में, मतलब खांडेराव के कुछ दिनों के उनके डेथ के कुछ दिनों के बाद में ही मल्हार राव की भी डेथ हो गई। अब जो मेन रूलर है मल्हार राव और उनके बेटे दोनों की डेथ हो गई, तो ऐसे सिचुएशन में उस वक्त होलकर रूल को संभाला अहिल्याबाई होलकर ने। उन्होंने सारा रूल जो है अपने हाथ में ले लिया था। इंदौर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने संभाल लिया था, और वो बहुत ही केपेबल, एस्ट्यूट एंड एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थी। ये तीनों भी फिलअप के लिए पूछे जाते हैं। केपेबल मतलब वो उस काबिल थी, एस्ट्यूट मतलब उनको सही गलत का फैसला करना आता था, सिचुएशन को देखकर किस तरह से उस सिचुएशन को अपने फेवर में करना, ये काम उन्हें भली बात आता था, इसीलिए इस चीज को हम कहते हैं एस्ट्यूट। और बहुत ही एक्सीलेंट एडमिनिस्ट्रेटर थी, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने अपना एम्पायर, राज्य जो भी उनका था वो संभाला इंदौर का। उन्होंने बहुत सारे नए लॉज बनाए एग्रीकल्चरल सेस के लिए। सेस मतलब टैक्स जो हम भरते हैं एग्रीकल्चर का। बहुत सारे अलग अलग लॉज बनाए उन्होंने। रेवेन्यू कलेक्शन के लिए भी लॉज बनाए कि किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए, और जो भी स्टेट में गलत सलत चल रहा था उन सभी को प्रॉपर किया। तो जो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, स्टेट में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स वो लेकर आई है, और ज्यादा से ज्यादा लैंड कल्टीवेशन के अंडर आए, ऐसा काम उन्होंने किया। ज्यादा से ज्यादा लैंड को फार्मिंग के लिए उन्होंने यूज करवाए। जगह जगह पर वेल्स खुदवाई फार्मर्स के लिए, ताकि फार्मर्स को पानी की दिक्कत ना हो। और स्पेशली उन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री, यानी कि प्रॉस्परस करना था अपने स्टेट को, एम्पायर को, इसीलिए उन्होंने ट्रेड और इंडस्ट्री को भी बहुत बढ़ावा दिया, और साथ ही साथ लेक्स और टैंक्स भी बंधवाए।
पुण्य श्लोका अहिल्याबाई ने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनवाए, घाट्स, मठ, धर्मशालास, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जितने भी थे पिलग्रिमेज के, स्पेशली पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए जहां पर लोग आते हैं, पिलग्रिमेज भगवान जहां वास करते हैं मंदिरों के एरियाज में, तो ऐसे जगहों पर जहां बहुत सारे लोग आते हैं तो ऐसे लोगों के रहने के लिए उन्होंने घाट्स, मठ, धर्मशाला ये सब चीजें बनवाई, टेम्पल्स बनवाए, और जगह जगह पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, यानी कि वो हाइजीन के लिए कितना ध्यान रखती थी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी उन्होंने बनवाई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंदौर में ही बनाया है, उन्होंने जितने भी 4 क्वार्टर्स ऑफ इंडिया है, यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सभी तरफ उन्होंने ये काम किए थे। तो उनका जो ये एफर्ट था कल्चरल इंटीग्रेशन का, यानी कि चारों तरफ जो है मंदिरें बनवाए, घाट, मठ, धर्मशाला ये सब जो बनवाए थे उन्होंने, और वो बताता है कि वो कितना प्यार करती थी अपनी कंट्री को। और साथ ही साथ वो जितने भी जुडिशियल मैटर्स होते थे, यानी कि केसेस जो भी आते थे, कोई भी अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते थे, तो वो पर्सनली जस्टिस देती थी सभी लोगों को। पर्सनली वो ये बात का ध्यान रखती थी कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। और वो बहुत ही जेनरस थी, जेनरस यानी कि बहुत ही दानवीर थी, दिलदार थी, और साथ ही साथ उन्हें बुक्स भी बहुत पसंद थी। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कम 28 इयर्स तक रूल किया है, और उन्होंने मराठा प्रेस्टीज को नॉर्थ में बढ़ाया है। उन्होंने अपने किंगडम में पीस और ऑर्डर लेकर आई है, और साथ ही साथ लोगों को भी उन्होंने खुश किया है। यशवंतराव होलकर ट्राइड टू सेव मराठा किंगडम व्हेन इट वाज ऑन द डिक्लाइन, और यशवंतराव होलकर जो है उन्होंने मराठा किंगडम को बचाने की कोशिश की थी, स्पेशली जब डिक्लाइन के ऊपर था। डिक्लाइन यानी कि जब मराठा पावर कम हो रहा था, उस वक्त यशवंतराव होलकर ने मराठा किंगडम को सेव करने की काफी कोशिश की थी। तो ये तो हमने पढ़ लिया है होलकर फैमिली के बारे में, जो कि होलकर ऑफ इंदौर थे। मल्हार राव होलकर जिसके फाउंडर थे, खंडेराव होलकर उनके बेटे थे। पुण्य श्लोका अहिल्याबाई खंडेराव की वाइफ थी, लेकिन खंडेराव की डेथ हो गई थी एक बैटल में। उसके कुछ दिनों बाद ही मल्हार राव होलकर की भी डेथ हो गई थी। उसके बाद में अहिल्याबाई ने सारा का सारा रेंस अपने हाथ में लिया, और स्टेट को बखूबी बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने रूल भी किया, यानी चौतरफा लोगों का डेवलपमेंट हो, स्टेट का डेवलपमेंट हो, ये चीज उन्होंने खास ध्यान। अब हम बढ़ते हैं द भोसलेज ऑफ नागपुर की तरफ। भोसलेज ऑफ नागपुर जो परसोजी भोसले थे, इनको जागीर दी गई थी वरहाद एंड गोंडवान की, जब शाहू महाराज का रूल था। तो ये फिलअप के लिए पूछ सकते हैं, परसोजी जो है ही वॉज गिवन द जागीर, मतलब जागीर किसे दी गई थी? परसोजी को। कौन सी जागीर दी गई थी? वरहद एंड गोंडवान की। और किसने दी थी? शाहू महाराज ने दी थी। तो अमंग द भोसलेस ऑफ नागपुर, नागपुर में जितने भी भोसलेस थे उनमें जो रघुजी थे वो सबसे ज्यादा ब्रेव थे। यहाँ पे फोटो भी दी गई है रघुजी भोसले की। वो सबसे ज्यादा ब्रेव थे और सबसे ज्यादा केपेबल भी थे। और उन्होंने जितने भी तिरुचिरापल्ली और एरकोट जो साउथ में है, तिरुचिरापल्ली एंड एरकोट, ये सारे के सारी जो है मराठा डोमिनेंस के अंडर में ले आए थे, यानी कि मराठा पावर के अंडर में रघुजी भोसले ये एरिया साउथ के अपने अंडर में लेकर आ गए थे। शाहू महाराज ने स्पेशली जब शाहू महाराज थे तो उन्होंने ये जो भोसले थे नागपुर के रघुजी भोसले, उनको चौथाई राइट्स दे दी थी बंगाल की। हम सभी को पता है व्हाट आर चौथाई राइट्स? 1/4 ऑफ द रेवेन्यू विच इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल। तो ये चौथाई राइट्स उन्होंने बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की रघुजी भोसले को दे दी थी, और जिसके कारण उनका काफी नाम हो गया था, दबदबा भी था वहां पे। उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज जो है मराठा डोमिनेंस के अंडर में लाई थी, स्पेशली ये टेरिटरीज जहां से वो चौथाई राइट्स कलेक्ट करते थे, वो टेरिटरीज उन्होंने ही लाई थी मराठास डोमिनेंस के अंडर में। कौन सी? तिरुचिरापल्ली और एरकोट, ये दोनों की दोनों साउथ में है, और रघुजी भोसले ने इन्हें मराठा टेरिटरी में लाई थी, इसीलिए उन्हें ये राइट्स दे दिए गए थे वहां से चौथाई कलेक्शन के। और 1751 ने भोसलेस ऑफ नागपुर ने कुछ जो उड़ीसा की टेरिटरीज थी वो अलीवर्दी खान से कैप्चर कर ली थी, मतलब अलीवर्दी खान से छीन ली थी। कौन से ईयर में? 1751 में। कौन सी टेरिटरीज जीती थी भोसलेस ने? उड़ीसा टेरिटरी। किससे जीती थी? अलीवर्दी खान से। उड़ीसा टेरिटरी फ्रॉम अलीवर्दी खान इन 1751 सीई। और टिल 1803 मराठास ने डोमिनेट किया उड़ीसा पे, यानी कि उड़ीसा टेरिटरी अलीवर्दी खान से छीनने के बाद में 1803 तक, यानी करीब करीब 50 साल के ऊपर
मराठास ने उड़ीसा में अपना रूल जमाए रखा था। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम यहाँ पर पढ़ते हैं, द मराठा डिच। एक्चुअली जो भोसलेस थे नागपुर के, उनसे ब्रिटिशर्स इतना डरते थे कि कोलकाता में कहीं मराठास ना आ जाए ब्रिटिशर्स के रूल के ऊपर अपना रूल जमाने के लिए। इस डर से ब्रिटिशर्स ने कोलकाता के चारों तरफ एक खड्डा खोद रखा था, और ये खड्डा जो है ये मराठा डिच के नाम से जाने जाने लगा। द शिंदेज ऑफ ग्वालियर। अब जो शिंदेज है, बाजीराव वन जो थे, जब बाजीराव वन थे, जब वो नॉर्थ में मोस्टली जाते थे अटैकिंग वगैरह करने के लिए, तो उन्हें राणोजी शिंदे और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में भली भांति जानकारी थी कि राणोजी शिंदे एक बहुत ही ब्रेव और बहुत ही स्ट्रांग पर्सन है, और इसी वजह से उन्होंने राणोजी शिंदे को सरदार बनाया था नॉर्थ में, कि राणोजी शिंदे जो नॉर्थ के एक सरदार बने रहेंगे। लेकिन राणोजी के डेथ के बाद में, राणोजी भी फाइट में उनकी डेथ हो गई थी, राणोजी की डेथ के बाद में उनके जो बेटे थे जयप्पा दत्ताजी एंड महादजी, ये तीन जो बेटे थे, जयप्पा दत्ताजी एंड महादजी, ये किनके बेटे थे? राणोजी शिंदे के। तो इन तीनों ने ही अपनी स्ट्रेंथ जो है, अपना पावर जो है प्रूव किया था, और मराठास का रूल पावरफुल बनाया था नॉर्थ इंडिया में, मराठा रूल स्ट्रेंथन किया था नॉर्थ इंडिया में। तो शिंदेस ऑफ ग्वालियर, बाजीराव वन ने आइडेंटिफाई किया था कैपेबिलिटीज ऑफ राणोजी शिंदे और उन्हें सरदार बनाया था नॉर्थ में। लेकिन राणोजी की डेथ के बाद में उनके तीन बेटे जयप्पा, दत्ताजी एंड महादजी, इन तीनों ने ही अपना दमखम वहां पर नॉर्थ में दिखाया और मराठा रूल को स्ट्रॉन्ग किया नॉर्थ में। पेशवा माधवराव ने महादजी को फैमिली टाइटल दिया था कि महादजी ये एक मतलब सरदार फैमिली जो है, ये फैमिली टाइटल उनको दे दिया था। और क्योंकि महादजी बहुत ही ब्रेव जनरल थे और बहुत ही एस्ट्यूट स्टेट्समैन, जैसे एस्ट्यूट का मैंने आपको मीनिंग ऊपर भी बताया था जब अहिल्याबाई के लिए ये वर्ड यूज किया गया था, कि एस्ट्यूट मतलब जिसको सही से आंकना आता है सामने की सिचुएशन को, कि हमारे सामने क्या सिचुएशन है समझना आता है, और उस सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे कन्वर्ट करे, तो उसे कहते हैं एक एस्ट्यूट स्टेट्समैन। और बहुत ही स्टेट्समैन मतलब स्पोक्स पर्सन, बहुत अच्छे से बातें करता था वो, मतलब बहुत अच्छी गहरी बातें बोलते थे। तो महादजी ने स्पेशली जब पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें जब मराठास हार गए थे, तो महादजी भी उनमें से, उन सरदार्स में से, ब्रेव सरदार्स में से एक थे जिन्होंने मराठा सुप्रीमेसी को वापस से नॉर्थ में इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत हेल्प की थी या बहुत कड़ी मेहनत की थी। महादजी एक ऐसे बंदे थे जिन्होंने ये समझा कि नॉर्थ के प्लेन में गुरिल्ला टैक्टिक्स काम के नहीं है। एक्चुअली हम मराठास को जानते हैं, गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए वो जाने माने हैं, लेकिन गुरिल्ला टैक्टिक्स कहाँ काम आती है? जब हम पहाड़ी इलाकों पे होते हैं। जब प्लेन इलाका होता है तो वहां पे गुरिल्ला टैक्टिक्स कोई काम की नहीं होती है। तो महादजी को ये भली भांति समझ गया था, इसीलिए उन्होंने नॉर्थ में लड़ाई करने के लिए अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, नए वेपन्स के साथ में, नई आर्टिलरी के साथ में, यानी नए हथियार दिए जो माउंटेनियस एरियाज में यूज होते हैं वो नहीं, दूसरे हथियार दिए, और अपनी आर्टिलरी को मॉडर्नाइज किया, सारे हथियार बदलवाए अपनी आर्टिलरी के। और वो किसके अंडर में? अंडर अ फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट डी बोइग ने। फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट डी बोइग ने ये एक फिलअप के लिए मैच द कॉलम ट्रू और फॉल्स या किसी भी तरह के ऑब्जेक्टिव में डेफिनेटली ये पार्ट पूछा जाता है कि हु ट्रेन्ड हिज आर्मी और हु मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी, तो वो आ जाता है महादजी शिंदे। और अंडर हुम ही मॉडर्नाइज्ड हिज आर्टिलरी, तो ही मॉडर्नाइज्ड हिज आर्टिलरी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ फ्रेंच मिलिट्री एक्सपर्ट डी बोइग ने। तो ये नाम जो है इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप समझ लो, ऑब्जेक्टिव्स में डेफिनेटली इसमें से कुछ पूछा जाता है। विद द हेल्प ऑफ द ट्रेन्ड आर्मी, महादजी शिंदे ने रोहिलास, जट्स, राजपूत्स और बुंडेलास, इन सभी के सभी को अपने नोक पे रखा था। अपने नोक पे रखा था यानी कि मराठास के पावर में इंटरफियर करने नहीं दिया। अब जब पहली बार जब एहसास हुआ कि मराठास ने पानीपत में, जब वो हार गए थे मराठास, तब ब्रिटिशर्स को लगा कि मराठास हार गए हैं पानीपत में, तो क्यों ना हम अपना कंट्रोल करें दिल्ली पे, हम अपना रूल करें। तो उन्हें ऐसे लगा कि मराठास शायद वीक हो गए हैं, और इसी वजह से उन्होंने ट्राई किया, मैनेज किया, एक बार का दिल्ली कैप्चर कर भी लिया। लेकिन मराठास में जो महादजी शिंदे सरदार जो थे, उन्होंने वापस से ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई की, ब्रिटिशर्स को हराया और मुगल्स को वापस से थ्रोन पे बिठाया। यानी कि दिल्ली एम्परर जो कैप्चर हो चुका था, ब्रिटिशर्स के पास में चला गया था,
उसे वापस से ब्रिटिशर्स के हाथ से लाकर दिल्ली जो एम्परर थे, मुगल एम्परर, उनके हाथ में वापस सौंप दिया। तो मुगल एम्परर इतने खुश हो गए थे उस वक्त महादजी शिंदे की ब्रेवरी को देखकर कि उन्होंने उन्हें एक टाइटल दे दिया था वकील मुतलक। तो ये देखो, ये जो वर्ड है वकील ए मुतलक, ये जो है ये टाइटल दिया गया था महादजी शिंदे को उनकी ब्रेवरी की वजह से बाय द एम्परर, मुगल एम्परर। और इसका मतलब होता है, वकील मुतलक का मतलब होता है चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर, यानी कि एम्परर का खास आदमी। और इस टाइटल के वजह से उन्हें अथॉरिटी थी सभी सिविल और मिलिट्री राइट्स की, मतलब उनके पास सिविल राइट्स भी थे और मिलिट्री राइट्स भी थे पूरे मुगल एम्पायर में। और साथ ही साथ ये जो पोजीशन उनको दी गई थी, ये पोजीशन महादजी शिंदे ने एक्सेप्ट की ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पेशवा सवाई माधवराव। सवाई माधवराव उस वक्त माइनर थे, यानी बड़े नहीं थे, छोटे थे। तो उनके बिहाफ पे उन्होंने ये वकील मुतलक जो है पोजीशन है एक्सेप्ट करी, यानी कि खुद नहीं लिया उन्होंने। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है सरदार्स की कि उन्होंने खुद के लिए नहीं लिया, उन्होंने पेशवा सवाई माधवराव के बिहाफ पे ये पोजीशन एक्सेप्ट की। और इसी वजह से मराठास का वापस से जो है दिल्ली एम्पायर पर पूरा कंट्रोल आ गया। अब दिल्ली एम्पायर जो है ना बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ था उस वक्त। दिल्ली एम्पायर में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे थे। तो ऐसे टॉटरिंग एम्पायर, टॉटरिंग मतलब बहुत उतार चढ़ाव जो होते हैं जहां पर कहीं पर मतलब कुछ भी स्मूथली नहीं चलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसे टॉटरिंग एम्पायर को महादजी ने मैनेज किया। ये बहुत ही डिफिकल्ट काम था, बट महादजी ने मैनेज किया विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और बहुत अच्छे से उन्होंने संभाला, लुक्ड आफ्टर द दिल्ली अफेयर्स। और वो भी कौन से किस ईयर से किस ईयर के दौरान, बिटवीन 1804 टू 1794, करीब करीब 10 साल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो महादजी शिंदे जो सरदार थे नॉर्थ में, उनके डेथ के बाद में उनके 3 बेटे जो है जयप्पा, दत्ताजी एंड महादजी, उन्होंने संभाला। उसके बाद में दिल्ली में जब ब्रिटिशर्स ने पानीपत की लड़ाई के बाद में उन्हें लगा कि मराठास वीक हो गए हैं, तो उन्होंने मुगल एम्परर का थ्रोन अपने अंडर में ले लिया था, यानी मुगल्स को कैप्चर कर लिया था। लेकिन महादजी शिंदे ने अपना वेलर दिखाते हुए वो ब्रिटिशर से फाइट करके दिल्ली एम्परर वापस से अपने अंडर में ले लिया, दिल्ली एम्पायर वापस से अपने अंडर में ले लिया। और वो दिल्ली एम्पायर बड़ी इज्जत के साथ मुगल एम्परर को वापस सौंप दिया। मुगल एम्परर ने खुश होकर उनको ये टाइटल दे दिया वकील मुतलक, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ माइनर पेशवा सवाई माधवराव। दिल्ली एम्पायर में बहुत ऊपर नीचे चल रहा था सिचुएशन, फिर भी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में कंप्लीट कंट्रोल रखा महादजी शिंदे ने। ऐसे डिफिकल्ट अफेयर्स को मैनेज किया विद डिटर्मिनेशन 10 साल के लिए, दैट इज फ्रॉम 1784 टू 1794। अब जिनके वजह से ये पानीपत बैटल हुआ था, दैट इज नाजिब खान और उसके जो सन, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो सब, वो पानीपत के बैटल के साथ में चले नहीं गए, वो वही थे। इनफैक्ट वो अभी भी, उनके जो बच्चे हैं ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अभी भी मराठास के लिए प्लॉट करते हैं, मतलब मराठास के लिए कहीं ना कहीं ट्रैप बिछाते रहते हैं। और स्पेशली रोहिलखंड में, क्योंकि रोहिलखंड उनके अंडर में था और मराठास ने उनसे छीन लिया था, तो चाहते थे कि रोहिलखंड वापस से अपने अंडर में आ जाए। नाजिब के जो ग्रैंडसन थे, नाजिब खान के जो ग्रैंडसन थे, गुलाम कादिर, ये नाम याद रखना, गुलाम कादिर वॉज नाजिब्स ग्रैंडसन। उसने क्या किया, उसने एक तो दिल्ली जो कैप्चर कर लिया, रेड फोर्ट उसने कैप्चर कर लिया, और उसने एम्परर को टॉर्चर किया, उसकी बेगम्स को वेल्थ के लिए टॉर्चर किया, एम्परर और उनके बेगम को। और उन्होंने एम्परर की दोनों आंखें भी निकाल दी और बहुत जितना भी रॉयल ट्रेजर था उसको अपने अंडर में ले लिया था। सारी की सारी वेल्थ उसने जो है अपने अंडर में ले ली थी। लेकिन ऐसे सर्कमस्टेंसेस में महादजी शिंदे आए, ऐसे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में महादजी शिंदे आए, उन्होंने उसके जो गुलाम कादिर है उससे सारी की सारी वेल्थ जो मुगल्स की थी वो वापस से छीनी, मुगल एम्परर को वापस से थ्रोन पे बिठाया, दिल्ली के थ्रोन पे बिठाया। थस महादजी जो है वो पूरी तरह से मराठा प्रेस्टीज वापस से लेकर आ गए थे, जो एक तरीके से बैटल ऑफ पानीपत के बाद कहीं खो चुकी थी। तो महादजी शिंदे वॉज, हम बोल सकते हैं, लायंस शेयर महादजी शिंदे का था मराठा प्रेस्टीज वापस लाना नॉर्थ में। उन्होंने जो पूरी पॉलिटिक्स है वहां की कंट्रोल की, दिल्ली की, बाय पुटिंग द एम्परर अंडर मराठा कंट्रोल। यानी कि है तो एम्परर
गद्दी पर तो एम्परर बैठा है, लेकिन वो पूरा कंट्रोल ये कर रहे हैं, मराठास कर रहे हैं। तो मराठास वर कंट्रोलिंग द दिल्ली पॉलिटिक्स। अब पेशवा की गद्दी के लिए जो भाई भाई थे उनमें आपस में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि कौन पेशवा बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन में रघुनाथ राव जो है वो क्या किया, उन्होंने वो चले गए ब्रिटिशर्स के कैंप में। उन्होंने ब्रिटिशर्स से मदद मांगी कि आप मेरी मदद करो, आप मेरे भाइयों से लड़ो और उन्हें हराओ और मुझे पेशवा बनाओ, क्योंकि उन्हें पेशवा बनना था, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प मांगी। अब जो बाकी के मराठा स्टेट्समैन थे उन्हें ये बात बिल्कुल गवारा नहीं हुई कि हमारा कोई आदमी ब्रिटिशर्स के साथ जाके मिल गया। अब इसी वजह से ये इनएविटेबल था कि दोनों के बीच में फाइट होना था, मराठास एंड द ब्रिटिशर्स, क्योंकि रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली है और वो चाहते हैं कि वो मराठास से फाइट करके उनके लिए पेशवाशिप जीते। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन टू ग्रेट पावर्स, बिटवीन मराठास एंड द ब्रिटिशर्स, ये कॉन्फ्लिक्ट ही डिसाइड करने वाला था कि फाइनली अब इंडिया का रूलर कौन होगा, मराठास होगा या फिर ब्रिटिशर्स होंगे। क्योंकि मराठास एक तरह से दिल्ली को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर रखे हैं, तो वो एक तरह से रूल तो मराठास का ही था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद में अब सिचुएशन थोड़ी सी डामाडोल होने लग गई थी। तो अब ये फाइट डिसाइड करने वाला था कि अब किसके अंडर में इंडिया का रूल रहने वाला है, मराठास या ब्रिटिशर्स। अब मराठास से फाइट करने के लिए ब्रिटिशर्स मुंबई से निकले वाया बोरघाट होते हुए, और मराठा आर्मी जो है वो महाजी शिंदे के अंडर में गैदर हो गई थी। महाजी शिंदे के अंडर में मराठा आर्मी थी और ब्रिटिशर्स यहाँ से मुंबई से निकले थे बोरघाट से होते हुए। मराठास ने क्या किया, ब्रिटिशर्स के लिए जो भी फूड सप्लाई जा रहा था ना माउंटेनियस एरिया से होते हुए, वो गुर्ला टैक्टिक्स यूज करते हुए उन्होंने वो फूड सप्लाई रोक दिया ब्रिटिशर्स का। अब दोनों की दोनों आर्मीज जो है वडगांव में मिली, फाइट उनका वडगांव में हुआ। वडगांव जो है आज की तारीख का पुणे मुंबई हाईवे रोड जो हम बोलते हैं वो रोड है, उसे वहां पर वडगांव है। वो एरिया में ब्रिटिशर्स एंड मराठास आमने सामने भिड़े, लेकिन इस फाइट में ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा था। दे वर डिफीटेड, क्योंकि महाजी शिंदे इजीली गिव अप करने वाले नहीं थे। दे वर डिफीटेड, और जब ब्रिटिशर्स हार गए तो उन्हें रघुनाथ राव की कस्टडी मराठास को देनी पड़ी वापस से, क्योंकि रघुनाथ राव उनके पास चले गए थे ना ब्रिटिशर्स के पास। तो ब्रिटिशर्स तो हार गए, तो ब्रिटिशर्स जो मराठास थे महाजी शिंदे, इन्होंने रघुनाथ राव की कस्टडी मांगी कि तुम हमें वापस दे दो, रघुनाथ राव को हमारी तरफ भेज दो। अब हमें पता था कि दिल्ली कंप्लीटली मराठा कंट्रोल के अंडर में था अंटिल 1803, और उसके बाद में हमने ये भी देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स कॉन्कर करना चाह रहे थे और उन्हें कंटिन्यूअसली फाइट करना पड़ रहा था, हालांकि वो पहली फाइट हार चुके थे। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि महाजी का कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट था मराठास के अचीवमेंट्स में। तो उन्होंने एक बार सेटल कर दिया दिल्ली अफेयर्स, प्रॉपरली सेटल कर दिया, ब्रिटिशर्स को हरा दिया, वापस से भेज दिया, और उसके बाद में महाजी जो है वापस से अपने पुणे आ गए। वहां पर कुछ समय रहने के बाद उनका वानवाड़ी में डेथ हो गई, जो कि पुणे में है, वानवाड़ी नियर पुणे के पास में आती है ये, और वहां पर उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया, जिसकी पिक्चर हम यहाँ देख सकते हैं। ये मेमोरियल जो है शिंदे छत्री हम जिसे बोलते हैं, ये वानवाड़ी पुणे में ये बनाया गया है। जैसे शिंदेज है, होलकर्स है, भोसलेज है, तीनों के बारे में हमने अभी ऊपर पढ़े। उनके जैसे ही बहुत सारे दूसरे प्रोमिनेंट मराठा सरदार थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए मराठा राज को, अपने सर्विसेज दिए मराठा राज को एस्टैब्लिश करने के लिए और बनाए रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो नेवी शिवाजी महाराज ने रेज की थी उसे और ताकतवर बनाया कान्होजी आंग्रे ने। तो ये फिलअप के लिए पूछ सकते हैं ना, नेवी raised by Shivaji Maharaj was strengthened by whom? It was strengthened by कान्होजी आंग्रे and his son तुलाजी। इन दोनों ने मिलकर, यानी कान्होजी आंग्रे और उनके बेटे तुलाजी ने, इन दोनों ने मिलकर नेवी को और भी स्ट्रॉन्ग किया। नेवी मतलब वाटर फ्रंट, जो वाटर बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेवी में अपनी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसीलिए नवल पावर जो है पोर्चुगीज, ब्रिटिश और सिद्धीज, ये सब वाटर के रूट से तो इंडिया में नहीं घुस पाए थे। उन्होंने एक्चुअली ये जो कान्होजी आंग्रे और तुलाजी थे, उन्होंने पूरा कोस्टलाइन जो है अपना मराठा स्टेट का डिफेंड किया था अच्छे तरीके से। कोई भी दुश्मन उनके रहते वहां से पानी के रास्ते से तो इंडिया में नहीं कदम रख सकते थे।
गुजरात में मराठा पावर स्टेब्लिश करने वाले थे खंडेराव दभाड़े और उनके बेटे त्रिंबक राव। खंडेराव के डेथ के बाद में उनकी वाइफ उमाबाई जो है, उन्होंने मुगल सरदार को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था, जो कि मुगल सरदार ऑफ अहमदाबाद का मुगल सरदार था। उमाबाई ने ऐसे लड़ी वो उमाबाई उनसे कि उनको वापस लौटना पड़ा और उन्होंने वहां का फोर्ट जो है कॉन्कर कर लिया था गुजरात में। तो ये बहुत ही नोटवर्दी अचीवमेंट हम बोल सकते हैं, खंडेराव दभाड़े, उनके बेटे त्रिंबक राव और खंडेराव की वाइफ उमाबाई। फिर कुछ समय बाद गायकवाड़ जो है, उन्होंने वडोदरा जो कि गुजरात में है उसको अपना एक पावर का प्लेस बना दिया, सीट ऑफ पावर, मतलब गायकवाड़ का सेंटर हो गया था वडोदरा गुजरात का। जो पवार्स थे ऑफ धार एंड देवास इन मध्य प्रदेश, उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल सर्विस दी थी, हेल्प दी थी शिंदेस और होलकर्स को टू एक्सपांड द मराठा पावर इन द नॉर्थ। पेशवा माधवराव के डेथ के बाद में मराठास की पोजीशन, मराठा स्टेट जो है काफी डिस्टर्ब हो गया था। ऐसे समय पे नाना फडणवीस जो कि बहुत ही फेमस एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि रूलर थे पेशवास के और एक बहुत ही अच्छे मराठा स्टेट्समैन भी थे नाना फडणवीस, उन्होंने ये सारे जो है अफेयर्स जो हम बोल सकते हैं, अनस्टेबल अफेयर्स, जो सही नहीं चल रही थी सिचुएशन उनके स्टेट में, वो सब सही करने में हेल्प की थी विद द हेल्प ऑफ महादजी शिंदे। क्योंकि उस वक्त महादजी शिंदे नॉर्थ को संभाल रहे थे और नाना फडणवीस जो है वो साउथ को संभाल रहे थे। साउथ में जो भी गड़बड़ चल रही थी वो नाना फडणवीस साउथ में सॉर्ट आउट कर रहे थे, नॉर्थ में महादजी शिंदे तो थे ही। और यहाँ पर साउथ में मराठा सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए उनको कुछ सरदार्स ने हेल्प किया था, जो है पटवर्धन, हरिपंथ फड़के, द रास्तेज एंड द अदर सरदार्स। यानी ये सब नाम जो है ना आपके ऑड मैन आउट में वगैरह यूज होते हैं, तो ये आपको अगेन इंपॉर्टेंट है। तो इसका नतीजा ये है कि मराठा सुप्रीमेसी जो है साउथ में भी स्टैब्लिश हो गई थी। नॉर्थ में तो थी ही महादजी शिंदे की वजह से, और साउथ में नाना फडणवीस की वजह से ये स्टैब्लिश हो गई थी। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा होलकर्स ऑफ इंदौर, भोसलेस ऑफ नागपुर, शिंदेस ऑफ ग्वालियर, गायकवाड्स ऑफ वडोदरा, इन सभी ने मराठा पावर को बढ़ाने में, मराठा ग्लोरी को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और अपनी भरसक क्वालिटीज उन्होंने फाइट में अपने दिखाई, कैपेबिलिटीज दिखाई। और एक्चुअली ये सारे जो थे ना, दे वर द पिलर्स ऑफ द मराठा पावर, बोल सकते हैं कि ये नींव थे मराठा पावर के। इनके स्ट्रेंथ के ऊपर मराठा पावर जो है टिकी हुई थी। कौन थे? होलकर्स ऑफ इंदौर, भोसलेस ऑफ नागपुर, शिंदेस ऑफ ग्वालियर, गायकवाड्स ऑफ वडोदरा। मराठास जो है, मराठा सरदार्स जितने भी अभी हमने ऊपर पढ़े थे, वे सभी के सभी मराठा इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करने में नॉर्थ और साउथ दोनों ही जगह में कामयाब हो गए थे। जितने भी मराठा सरदार थे नॉर्थ और साउथ में उन्होंने मराठा सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश कर ली थी। लेकिन महादजी शिंदे के बाद में और नाना फडणवीस के डेथ के बाद में जो मराठा पावर था वो धीरे धीरे कम होने लग गया था, क्योंकि बेसिकली ये दो ही स्ट्रॉन्ग थे, नॉर्थ में महादजी शिंदे और साउथ में नाना फडणवीस। लेकिन इन दोनों के ही डेथ के बाद में कोई ऐसा सरदार पावरफुल था ही नहीं जो मराठा सुप्रीमेसी को बरकरार रख सके। तो इन दोनों के ही डेथ के बाद में मराठा पावर जो है धीरे धीरे कम हो गया। उस वक्त बाजीराव टू जो कि रघुनाथ राव के बेटे थे वो पेशवा बन गए थे, लेकिन उनके अंदर कोई भी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी। बाजीराव टू में कोई भी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं थी। वो रघुनाथ राव के बेटे थे और बहुत सारी कमियां थी उनमें, बहुत सारी बुरी बातें थी उनके अंदर बाजीराव टू में, और उनमें ये तो कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी कि मराठा सरदार्स को यूनाइट रख सके। वो नहीं कर पाए ये काम, और इसी वजह से मराठा सरदार्स के बीच में जो है आपसी लड़ाइयां चालू हो गई। अब कहीं पर भी देख लो, जब परिवार में लोग आपस में लड़ने लग जाएंगे तो परिवार की यूनिटी कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल वही हाल हुआ था मराठास का। जब मराठा सरदार्स आपस में लड़ने लगे तो मराठास का पावर जो है वो कमजोर हो गया था। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ बाजीराव टू के रूल के समय मराठा इन्फ्लुएंस नॉर्थ और साउथ में और कम हो गया, क्योंकि बाजीराव टू जो है वो नहीं कंट्रोल कर पाए नॉर्थ और साउथ दोनों ही पावर को, और इसी वजह से इसका फायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने मराठास को रिप्लेस कर लिया, यानी कि
क्योंकि मराठास वीक हो गए थे, सरदार आपस में फाइट कर रहे थे, पावर नहीं रहा था मराठास में, इसीलिए ब्रिटिशर्स आ गए थे उनकी जगह पर। अब ऐसे टाइम पर ब्रिटिशर्स ने पुणे कैप्चर कर लिया 1817 सीई में, और उन्होंने अपना फ्लैग यूनियन जैक जो है वहां पर हॉइस्ट कर दिया। अभी ये जो पार्ट है ना बच्चों, फिल द ब्लैंक्स के लिए, वन लाइन आंसर्स के लिए वगैरह पूछा जाता है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कैप्चर किया, विच प्लेस वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर्स, पुणे, इन विच ईयर 1817, एंड व्हाट दे डिड, दे होइस्टेड द फ्लैग यूनियन जैक। यूनियन जैक ब्रिटिशर्स के फ्लैग, इंग्लैंड के फ्लैग को हम यूनियन जैक कहते हैं, और इंडिया के फ्लैग को हम क्या कहते हैं, ट्राई कलर फ्लैग। तो ब्रिटिशर्स ने 1817 सीई में पुणे में अपना फ्लैग यूनियन जैक जो है वहां पर हॉइस्ट किया था। 1818 में दोबारा से बैटल हुई थी, उस बैटल में ब्रिटिशर्स ने मराठास को डिफीट कर दिया। कहां पर डिफीट किया था, इन द बैटल ऑफ अश्ती इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, एंड फाइनली द मराठा पावर केम टू एन एंड। अब ये जो बैटल ऑफ अश्ती है इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, ये चीज भी आपको फिलअप या वन लाइन आंसर या किसी भी तरीके से क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने मराठास को डिफीट किया, वेयर, इन द बैटल ऑफ अश्ती इन 1818 इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट। और फाइनली जब यहाँ पर 1818 में ब्रिटिशर्स ने डिफीट कर दिया मराठास को, मराठा पावर यहाँ पर खत्म हो गया, इट केम टू एन एंड। तो एक बहुत ही बड़ा मेजर चेंज यहाँ पर हिस्ट्री में देखने को मिला है, वो है कि जो मराठास के अंडर से रूल सारा का सारा जो है ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। सारा का सारा जो कंट्रोल है मेजर पार्ट ऑफ इंडिया का, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। इंडिया जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में आई, और इसकी वजह से काफी चेंजेस जो है इंडिया के सोशल सिस्टम में हमें देखने को मिले। बहुत सारी ओल्ड चीजें थी, वो पुरानी हो चुकी थी, ऐसे चीजों को हमने साइड में रखे, नई चीजें सीखी वेस्टर्न कल्चर से जुड़ने के बाद में। बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन देखने में मिला इंडिया में, इंडिया के लोगों में, यहाँ के अफेयर्स में। और जो मेडिवल पीरियड था वो खत्म हो गया हिस्ट्री का। अगर हम बात करें मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री 1818 में खत्म हो जाता है, और यहां से शुरू हो जाती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर यही खत्म हो जाता। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे फिल द ब्लैंक्स। द गायकवाड्स मेड वडोदरा इन गुजरात अ सीट ऑफ देयर पावर। After the death of Khanderao Dabade, his wife Umabai rooted the Mughal Sardar of Ahmedabad. Malhar Rao was the founder of the Holkar rule at Indore. Nana Fadnavis was famous administrator of the Peshwas. During the reign of Bajirao II, the Maratha influence in the north and south waned further. In AD 1818, the Maratha rule came to an end. After the death of Malhar Rao, Punyashloka Ahilyabai assumed the reins of Indore. Shahu Maharaj assigned Raghuji the Chauthai rights of Bengal. Bajirao I made Ranoji Shinde a Sardar in the north. Mahatji died at Vanawadi near Pune. Yashwantrao Holkar tried to save the Maratha kingdom when it was on the decline. In 1751 CE, the Bhosles of Nagpur won Odisha territory from Alivardi Khan. Delhi was under the Maratha control till 1803 CE. The British replaced the Marathas in 1818 CE. Ahilyabai enhanced the Maratha prestige in the north. Name the following. She took charge of the Indore administration, Ahilyabai Holkar. The most capable and brave man in Bhosle family, Raghuji Bhosle. He reinstated the emperor on the throne of Delhi, Mahatji Shinde. He managed the politics in the south, Nana Fadnavis. Chief agent of the Emperor of South, Wakili Mutlaq. A brave general and astute statesman, Mahatji Shinde. He was in the service of Chhatrapati Shivaji Maharaj, Parasoji. The Maratha state was in the disarray after his death, Peshwa Madhav Rao. The son of Khanderao Dabade, Trimbak Rao, died in the battle of Kumbheri, Khanderao Holkar. Find the odd man out. Bengal, Bihar, Odisha, Rajputana, so Rajputana. Jayappa Dattaji, Raghuji, Mahatji, Raghuji. Holkars, British. Bhosles, Shindes, British. Balaji Bajirao, Nana Fadnavis, Madhav Rao, Bajirao I, Nana Fadnavis. Malhar Rao, Ahilyabai, Parasoji, Khanderao, Parasoji. Portuguese, British, Siddhis, Pawars. Patvardhans, Haripant Fadke, Gulam Qadir, Rastes, Gulam Qadir. Direct answers are there. Kanhoji Angre strengthened Maratha navy. Mahatji Shinde, Wakili Mutlaq. Jayappa and Dattaji, sons of Ranoji Shinde.
Khanderao Dabade laid the foundation of Maratha power in Gujarat. Arranged chronologically, the Battle of Ashti, Maratha dominance over Odisha, the British flew the Union Jack in Pune. तो हमारा आंसर है सबसे पहले मराठा डोमिनेंस ओवर ओडिशा, देन द बैटल ऑफ अष्टी, देन द ब्रिटिश फ्लू द यूनियन जैक इन पुणे. ट्रू और फॉल्स? द ब्रिटिश कॉन्कर्ड पुणे एंड होइस्टेड द यूनियन जैक फ्लैग. ट्रू. महाजी रिकवर्ड द मुगल प्रेस्टीज इन द नॉर्थ. ट्रू. Nana Fadnavis was a brave Sardar. False, because he was an administrator. A French military expert, D. Boigny, trained the Maratha army. True. Ahilya Bai had great love for books. True. Khanderao was the son of Malhar Rao Holkar. True. With what title did Emperor honor Mahaji? The Emperor, pleased with Mahaji's bravery, conferred the title of Vakili Mutlaq upon him. Which area did Raghuji bring under Maratha dominance? Raghuji brought the area surrounding Tiruchirappalli and Arcot in the south under Maratha dominance. Under which Peshwa did Malhar Rao Holkar show his valour? Malhar Rao Holkar proved his valour in the northern campaigns of the Marathas at the time of Bajirao I and Nana Sahib Peshwa. Which Jagir was given to Parasoji? Parasoji was given the Jagir of Varshad, Varhad and Gondwana during the reign of Shahu Maharaj. On whom did Madhav Rao confer the family title? Peshwa Madhav Rao conferred the family title on Mahaji. Which right did Shahu Maharaj assign to Raghuji Bhosle? Shahu Maharaj had assigned to Raghuji Bhosle the Chauthai rights of Bengal, Bihar and Odisha. What qualities did the Maratha Sardars have? The Maratha Sardars were valorous and capable. They had leadership qualities. When and where were the Marathas defeated by the British? In 1818 CE, the British defeated Marathas in the Battle of Ashti in Solapur district. When did the Maratha power came to an end? In 1818 CE, the British defeated Marathas, thus bringing an end to the Maratha power. Answer the following questions. Which areas did Raghuji Bhosle bring under the Maratha dominance? Raghuji Bhosle was the bravest and most capable. He brought the area surrounding Tiruchirappalli and Arcot in the south under Maratha dominance. He also brought the territories of Bengal, Bihar and Odisha under the Maratha dominance. What work did Nana Fadnavis do? The Maratha state was in disarray after the death of Peshwa Madhav Rao. Nana Fadnavis, the famous administrator of the Peshwas and a Maratha statesman, set right the affairs of the state with the help of Mahaji. While Mahaji was busy restoring Maratha supremacy in the south, Nana managed the affairs in the south. In this, he was helped by the Patwardhans, Haripant Phadke, the Rastes and other Sardars. As a result of this, Maratha supremacy was established in the south. Mahaji's fight against Ghulam Qadir. Ghulam Qadir, Najib's grandson, captured the Red Fort and tortured the emperor and his begums for their wealth. He gouged out the emperor's eyes and took hold of the royal treasure. In these circumstances, Mahaji defeated Qadir. He confiscated the wealth from him and returned it to the emperor. He reinstated the emperor on the throne of Delhi. Malhar Rao Holkar was chiefly instrumental in establishing the Maratha supremacy in the north. Malhar Rao was the founder of the Holkar rule in Indore. He served the Maratha state for a long time. He was well versed in guerrilla warfare. He proved his valour in the northern campaigns of the Marathas at the time of Bajirao I and Nana Sahib Peshwa. He was instrumental in establishing the Maratha supremacy in Malwa and Rajputana. He proved to be of great help to Peshwa Madhav Rao in reviving the Maratha prestige in the north. Peshwa Madhav Rao conferred the family title on Mahaji Shinde. Peshwa Madhav Rao conferred the family title on Mahaji. Mahaji was a brave general and an astute statesman. Mahaji was instrumental in re-establishing the Maratha supremacy and prestige in North India after the Marathas defeated Panipat. The Maratha rule came to an end in 1818 CE. During the reign of Bajirao II, there was a strife between the Sardars which weakened their powers. Maratha influence waned further in the north and south. The British captured Pune in 1817 CE and hoisted their flag, Union Jack, there. In 1818 CE, the British defeated Marathas in the Battle of Ashti in Solapur district, and finally the Maratha power came to an end. Write briefly the work done by Ahilya Bai Holkar. Ahilya Bai Holkar created new laws for agricultural tax and tax recovery.
She brought barren land under cultivation, dug wells for farmers, she promoted trade and industry, built water reservoirs, she constructed mandirs, ghats, mutts and dharamshalas. The valor shown by Mahatji Shinde. He played a major role in re-establishing the Maratha power, the north after the defeat of Marathas at Panipat. He realized the guerrilla tactics would not be any more useful, so he trained and modernized his army under a French military expert, de Boigne. With his trained army, he defeated the Rohilas, the Jats, the Rajputs and the Bundelas. Mahatji managed the difficult affairs with a strong determination and looked after the Delhi affairs during 1784 to 1794 CE. The Mughal emperor honored him with the title Vakil-e-Mutlaq. The Maratha rule in Gujarat. General Khandir Rao Dabhade and his son laid the foundation of Maratha power in Gujarat. After the death of Khandir Rao, his wife Umabai took the charge, bravely fought the battle with Mughal Sardar at Ahmedabad and captured the fort. The Gaikwads made Vadodara their center of power. Discuss the reasons behind the end of the Marathas' rule. After the death of Mahatji and Nana Fadnavis, the Maratha power began to wane. Bajirao II, the son of Raghunath Rao, was the Peshwa, did not have leadership qualities and had many vices. Internal strife between the Sardars weakened their power. The Maratha influence in the north and south waned further. So with this, we end our chapter explanation and the question and answers. I hope आपको ये अच्छे से समझा होगा और ये आंसर्स भी आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम के टाइम पे. आज के लिए इतना ही. जल्द ही मिलूंगी अगले चैप्टर के साथ में. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर. थैंक यू.